हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे। आज हम लोग जो रेगुलर अपना क्लास ले रहे हैं पीजीटी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, उसमें आज इकोनॉमिक्स में जो हमारी चर्चा चल रही थी पिछली क्लास में, वो थी वास्तव में इंडिफरेंसेस कर्व के रिगार्डिंग। इंडिफरेंसेस कर्व में हमने 3 प्रभाव पढ़ लिया था: आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव। आज हम लोगों को जो बेसिक देखना है, और ये हमारी इंडिफरेंसेस कर्व के रिगार्डिंग आखिरी जो है क्लास होगी, और आज ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं पूरे मनोयोग के साथ इसको पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। तो लेट ना करते हुए जल्दी से हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं और चर्चा करते हैं। वास्तव में पिछली कक्षाओं में जो हम लोग पढ़ रखा था, उसमें हिक्स और स्लट्सकी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने की थी। तो वास्तव में इन दोनों का काम क्या था, इन दोनों ने किस किस बातों पर इंडिफरेंसेस कर्व के रिगार्डिंग अपनी बातों को रखा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या बारे में चर्चा करेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इसी के बारे में दोनों ही अर्थशास्त्री यानी स्लट्सकी और हमारे जो हिक्स थे, इन्होंने अपनी बातों को रखा था। वास्तव में हम अगर देखते तो हमने क्या बताया था पिछली कक्षा में कि इंडिफरेंसेस कर्व को जो प्रभावित करने वाले तत्व थे वो 3 तरीके थे। कौन कौन से? आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव। मगर वो पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे स्लट्सकी, जिनका नाम था स्लट्सकी, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि भैया कीमत प्रभाव ही महत्वपूर्ण है, और कीमत प्रभाव यानी प्राइस इफेक्ट्स के ही ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका बच्चों का? प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है कि वह कौन से पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये बताया कि ये वास्तव में कीमत प्रभाव का ही एक रूप है, स्वरूप है, जो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है, एक और महानुभाव थे जिनका नाम था हिक्स, और इन्हीं को हम कहते हैं हिक्सियन अप्रोच। इन्होंने वास्तव में क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो सापेक्षता कीमत होती है वस्तु की, इसके बारे में इन्होंने बताया कि इंडिफरेंसेस कर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्या? सापेक्षता कीमत। क्या अदा करता है मित्र? सापेक्षता कीमत। या इसी को हम एक बात और कहते हैं कि वास्तव में जे आर जो हिक्स थे, इनका नाम पूरा क्या था? जे आर हिक्स। और स्लट्सकी का जो बल दिए थे जे आर हिक्स, वास्तव में इन्होंने बल दिया था संतुष्टि के स्तर पर। किस पर बल दिया था? संतुष्टि के स्तर पर। ठीक है, सेटिस्फैक्शन लेवल पर इन्होंने बल दिया था। अच्छा, इनके द्वारा एक बात और कही गई थी कि आय में क्षतिपूरक परिवर्तन, संतुष्टि का स्तर कैसे होता है? आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के फलस्वरूप। कि आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के फलस्वरूप, पूरक परिवर्तन, ठीक है, के फलस्वरूप जो है इन्होंने अपनी वास्तविक जो स्थिति थी उसको व्याख्या करने का प्रयास किया। किसने? जे आर हिक्स ने संतुष्टि स्तर के रूप में बताया, और यह बताया कि जो इंडिफरेंसेस कर्व है वास्तव में वह क्या प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वह किस बात पर बल देता है? वास्तव में वह अनधिमान वक्र या इंडिफरेंसेस कर्व जो होती है वह क्षतिपूरक परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन है, जो कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता, यानी ये क्या है? किसी वस्तु के आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन कैसे करता है? किसी वस्तु के कीमत परिवर्तन, यानी कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन होने से, ठीक है, कीमत में परिवर्तन होने से
उपभोक्ता की संतुष्टि में उपभोक्ता की संतुष्टि में क्षतिपूर्ति करता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति करता है। यह महत्वपूर्ण बात किसने कहा? हमारे जे.आर. हिक्स महोदय ने। इन्होंने क्या कहा कि आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के फलस्वरूप ही संतुष्टि स्तर क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें कि सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन का जो प्रभाव ज्ञात किया जाता है वह वास्तव में प्रतिस्थापन प्रभाव के ही माध्यम से होता है। कि सापेक्ष मूल्य में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव यदि हमको जानना हो तो कैसे हम जानेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव के माध्यम से। अच्छा, स्लट्सकी जो थे ये वास्तव में किन बात पर बल दिए? इन्होंने परचेजिंग पावर के बारे में बात की कि क्रय शक्ति, उपभोक्ता का जो क्रय शक्ति है, आय में परिवर्तन होने से उसके क्रय शक्ति में क्या परिवर्तन हो रहा है? स्लट्सकी ने, ई स्लट्सकी इनका नाम था, ई स्लट्सकी ने इस बात पर बहुत ही बल दिया। ठीक है, किस पर बल दिया? स्लट्सकी ने, अगर हम बोले स्लट्सकी ने मुख्यतया किस बात पर बल दिया, तो आप कहोगे कि इन्होंने परचेजिंग पावर पर बल दिया, यानी क्रय शक्ति पर बल दिया। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि स्लट्सकी ने इंडिफरेंसेस कर्व में किस बात पर बल दिया, तो आप क्या बताओगे कि स्लट्सकी ने परचेजिंग पावर पर बल दिया। ठीक है, बात समझ में आई मित्र? चलिए अब हम आते हैं हिक्स का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वह जानने की कोशिश करते हैं अगले स्लाइड में कि हिक्स ने अपनी बातों को किस तरीके से रखा। ठीक है, हिक्स ने अपनी बात को किस तरीके से रखा। वास्तव में इन्होंने क्या बताया? वास्तव में इन्होंने कहा हिक्स का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो किस बात पर बल देता है कि संतुष्टि स्तर पर, और हमने बता दिया कि संतुष्टि स्तर क्या है? वह क्षतिपूर्ति का प्रभाव नियमित करता है या निर्देशित करता है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव केवल सापेक्ष कीमत में परिवर्तन द्वारा जो है मौद्रिक आय में परिवर्तन को ही किया जाता है। यानी इसने क्या बताया? सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन, सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन किसके माध्यम से हो रहा है? ये वास्तव में यदि देखा जाए सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन ये वास्तव में किसके माध्यम से हो रहा है? अगर देखा जाए तो आय में परिवर्तन होने की वजह से। किसमें? आय में परिवर्तन होने की वजह से कि जो उपभोक्ता है उसके यदि आय में परिवर्तन हो रहा है तब, ठीक है, आय में परिवर्तन हो रहा है तब सापेक्ष मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि वास्तव में इन्होंने क्या बताया कि प्रतिस्थापन प्रभाव समान। देखिए मैं पढ़ रहा हूं और आप इसको देखिएगा थोड़ा। ठीक है, लिखूंगा नहीं, थोड़ा पढ़ रहा हूं तो आप इसको ध्यान दीजिएगा मित्र। क्या बात कहता है? हिक्स ने बताया, हिक्स ने क्या बतलाया उसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को कि हिक्स ने वास्तव में किस बात को बतलाया। ठीक है, हिक्स ने कहा, क्या कहा कि प्रतिस्थापन प्रभाव में वस्तु की केवल सापेक्ष कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग पर प्रभाव जानने के लिए उसकी मौद्रिक आय में उतनी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, उसकी मौद्रिक आय में उतनी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है जिससे उसकी संतुष्टि पूर्व स्तर पर स्थित रहे। उसकी संतुष्टि क्या हो? पहले के स्तर पर ही स्थित रहो। यानी अगर हम एक बात कहें कि उसकी संतुष्टि क्या हो, तो संतुष्टि पूर्व स्तर पर ही स्थित हो। संतुष्टि का पूर्व स्तर पर स्थित होना, पूर्व स्तर पर स्थित होना। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात किसने कहा? हिक्स ने, हिक्स के द्वारा कही गई। अच्छा, और क्या बात इन्होंने कहा? इन्होंने कहा
कि दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा कि उपभोक्ता के पास मुद्रा आय इतनी घटा दी जाती है जिससे कि उस अनुदिमान वक्र पर ही रहे, जिससे कि वह उस अनुदिमान वक्र पर ही रहे जिससे वह कीमत घटने से पहले था। क्या था? जिस पर वह कीमत घटने से पहले था, उस अनुदिमान वक्र पर वह रहे। यानी उपभोक्ता की आय को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। एक और अगर वर्ड हमको मिला तो कीवर्ड क्या है? कि उपभोक्ता की आय को घटाना। उपभोक्ता की आय को उस स्तर तक घटा दिया जाता है, उस स्तर तक घटा दिया जाता है जब उपभोक्ता क्या करे? पहले की संतुष्टि, पहले के स्तर यानी संतुष्टि पर रहा हो, यानी अतिरिक्त जो उसका इनकम है उसको क्या स्तर पर रहा हो। इसकी जो अतिरिक्त जो आय था उसको इस तरीके से घटा दिया जाता है कि वह पहले की संतुष्टि लेवल पर क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? क्षतिपूरक, यानी आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। जो हमने पहले आपको बताया कि आय में क्षतिपूरक परिवर्तन का दृष्टिकोण किसने दिया? तो सर्वप्रथम हिक्स ने दिया। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन, इन्होंने क्या कहा कि आय में क्षतिपूरक परिवर्तन की वजह से ही प्रतिस्थापन का प्रभाव क्या होता है? संपादित होता है। और इन्होंने क्या कहा कि क्षतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है, क्षतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है जो कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को नष्ट कर देता है, यानी क्षति की पूर्ति करता है। बात समझ आई? क्या करता है? क्षति की पूर्ति कर देता है। ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमारा ये हिक्स ने किस तरीके से इन सब चीजों को बतलाया। ठीक है। तो आप बने रहिए और देखिए कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है। देखिए, ये है हमारा y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है। इधर x वस्तु है, हम जानते हैं, और इधर क्या है? y वस्तु। ये भी हमको मालूम है कि दो वस्तु है, एक x वस्तु है, दूसरा y वस्तु है। अच्छा, कीमत रेखा यदि हम देखें कि कीमत जो बजट लाइन है वो वास्तव में PL मान लीजिए है। क्या है? PL है। और इस कीमत पर, PL कीमत रेखा पर क्या होता है? हमारा जो वस्तु है नियत किसी मान लीजिए जो PL जो है बजट लाइन वह है, और उपभोक्ता का जो अनधिमान वक्र है वह बिंदु Q पर जो है हम इसको बता रहे हैं। क्या है यह? बिंदु Q पर। ठीक है। अब आप देखिए यह Q है और यही क्या है? हमारा अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र क्या होता है? बजट लाइन पे मिलता है। और यहाँ पे ये M है और ये क्या है? M है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि OM वस्तु की मात्रा ON वस्तु की मात्रा के साथ संयोग करता है उपभोक्ता। ठीक है। एक नियत कीमत पर। बात समझ आई? एक नियत कीमत पर वस्तु X की OM मात्रा और वस्तु Y की ON मात्रा को क्या करता है? क्लियर करता है। अब कल्पना कीजिए कि वस्तु X की कीमत क्या है? वह घट रही हो। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब वस्तु X की कीमत घटेगी तो लाजिमी सी बात है X पर जो प्रतिस्थापन का प्रभाव होगा वह क्या होगा? X की वस्तु पर लोग ज्यादा क्रय करने लगेंगे। अगर X की वस्तु घटेगी तो चलिए कर लेते हैं। यदि X की वस्तु कीमत घट जाती है जबकि Y की कीमत में क्या है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता। Y की कीमत में क्या है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तब क्या होता है? अब बजट रेखा परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? P और L1 क्या हो जाएगा? P और L1 हो गया। P और L1 क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है X की वस्तु क्या है? वस्तु X की क्या है? वस्तु X की कीमत में परिवर्तन हुआ यानी घट गया, और घटने की वजह से हमारा जो बजट लाइन है यानी हमारे पास पैसा और बढ़ गया। जब पैसा बढ़ गया तो हम और ज्यादा खरीद सकते हैं चीजों को। तो जब हमने खरीदना, ठीक है,
तो अब क्रय शक्ति क्या करेगी, यहां पर बढ़ जाएगी चूंकि इसकी कीमत में कमी हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मुद्रा की आय को उतना कम करेंगे, मुद्रा की आय को उतना कम करेंगे जितना वह पहले अनुदिमान वक्र जिस पर कि वह कीमत से कम होने से पूर्व था पर ही रहने का प्रयास करेगा। तो यहां पर अनुदिमान वक्र हमारा क्या बन रहा है, आप देखेंगे तो हमारा जो अनुदिमान वक्र बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, सॉरी ये कुछ इस तरीके से हमारा अनुदिमान वक्र बन रहा है। ठीक है, आईसी हमारा अनुदिमान वक्र कुछ इस तरीके से बन रहा है क्यू पर। अब देखते हैं, दिख रहा है आपको, अब देखते हैं कि जब हम क्या करेंगे वास्तविक आय में समाप्त करने के लिए कुछ आय अथवा मुद्रा क्या करेंगे ले लेते हैं, और जब ऐसे क्रिया करता है तब क्या हो जाएगा हमारे पास PL1 हमारा बजट लाइन हो जाएगा, इतना तो हमको मालूम है। अब हम क्या करते हैं देखिए, अच्छा जब यहां ले लिया तो अब जो हमारा आय है वह क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, मतलब क्या जो हमारा आय बजट लाइन है वह क्या होगा, जैसे ही हमने लिया वह क्या हो गया, अब हमारे पास ए बी क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे साथ ए और बी। ठीक है, और यह समानांतर होगा, इसका भी हमको ध्यान देना है, यह कैसा होगा मित्र, समानांतर होगा, कैसा होगा ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या होगा, समानांतर होगा। इसको थोड़ा नीचे लिख दें तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ए और बी क्या है, समानांतर है, और ये जहां पर मिल रहा है अर्थात ये बिंदु मिल रहा है ना, यहीं पर टी मात्रा को क्या करेगा लेगा, और यहां पर एक और मात्रा हमको मिलेगा जिसे हम कहेंगे ये, जिसे हम क्या कहेंगे M1। ये क्या है हमारे पास, ये मात्रा मिल रहा है और इसको हम कहेंगे M1, क्या कहेंगे हम M1। ठीक है, और ये जो लाइन है हमारे पास वास्तव में अगर देखा जाए ये M है और यहां पर N1 है। ठीक, तो ये हमारी क्या हुई, बजट लाइन की पूरी कहानी हुई। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन अगर हम बात करें तो आईसी कर्व जो होगा वो L1 चूंकि हमारा आय का क्या है एक्सेस है, और एक्स की वस्तु में कीमत में कमी होने से क्या करेंगे हमारा बजट लाइन सरक के इधर आ जाएगा, और जब बजट लाइन इधर आ जाएगा तो हम वाई में क्या करेंगे वस्तु का ज्यादा क्रय करने लगेंगे। ठीक है, तो यही क्षतिपूरक परिवर्तन है, इसी को हम कहते हैं कि एक्स की कीमत घट जाने के बाद जब प्राप्त किया जाएगा ए बी और पीएल की तुलना में यह क्या होगा, एक्स की घटी हुई सापेक्ष कीमत को व्यक्त करेगा। ठीक है, अच्छा अगर यह टी बिंदु पर संतुलित हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि एक्स वस्तु की जो मात्रा है वह ओ और एम क्या करेंगे, ओ और M1 जो वस्तु है इसकी मात्रा वाई वस्तु की मात्रा ON1 की तुलना में क्या करेगा, ON1 की मात्रा क्रय कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार यदि देखा जाए तो ओ और एक्स की वस्तु जो वस्तु एक्स है वो ओ एम की मात्रा क्या करेगा, ज्यादा खरीद रहा है अपेक्षाकृत ओ और एन के। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है भाई, कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, यह प्रतिस्थापन प्रभाव के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता समान अनुदिमान वक्र पर ही रहता है, किंतु वह देखिए अनुदिमान वक्र क्या है, समान है, किंतु वह क्या करता है कि वह अनुदिमान वक्र के एक भिन्न बिंदु पर संतुलन प्राप्त करता है, वह भिन्न बिंदु क्या है टी। ठीक है, तो आई होप आपको यह चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम देखें अगर निष्कर्ष रूप से निकाले हिक्स के पूरे अप्रोच को, तो हिक्स ने क्या कहा कि अपेक्षाकृत कम वस्तु, मतलब कि वस्तु की अपेक्षाकृत कम कीमत होने पर एक्स की वस्तु की कीमत कम हो गई थी, तो उस परिस्थिति में क्या हुआ था, आप देखो कि एक्स की अपेक्षाकृत वस्तु कम कीमत कम होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी मांग मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर क्या रहता है, पूर्ववर्त रहता है, और संतुष्ट स्तर को ही तो आईसी कर्व हमारा डिफाइन करता है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव सदा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन जो प्रभाव होता है वह कैसा होता है हिक्स के अप्रोच में, तो आप क्या बताओगे, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव इंपैक्ट बताता है, ऋणात्मक होता है।
यह महत्वपूर्ण बात है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है किसमें, तो आप बताओगे हिग्स के अप्रोच में। अच्छा, एक बात और है कि वस्तु की सापेक्ष कीमत घटने पर उसकी मांग की मात्रा सदा क्या होती है, बढ़ती जाती है, और यहां पर मांग का नियम भी व्युत्पादित हो जाता है। तो हिग्स ने अपने पूरे पूरे नियम में इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया कि आय की जो है संतुष्टि का पूर्व स्तर जो है वो निर्दिष्ट होगा, सापेक्ष मूल्य में परिवर्तित होगा, और उपभोक्ता की आय को क्या किया, उस स्तर तक घटा दिया जाता है जब उपभोक्ता पहले के स्तर पर प्रभावी हो जाए, अर्थात उसके प्रभाव को शून्यकरण कर दिया जाए। अब हम आते हैं स्लट्सकी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी मित्र। अब हम आते हैं स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में। स्लट्सकी, ई स्लट्सकी, इन्होंने क्या कहा, ठीक है, वास्तव में इन्होंने परचेजिंग पावर पर बल दिया। अगर हमको इनका कीवर्ड ढूंढना हो तो इनका कीवर्ड क्या है, परचेजिंग पावर। क्या इन्होंने बताया, परचेजिंग पावर यानी क्रय मूल्य, ठीक है, खरीदने की क्षमता इन्होंने बताया। ठीक है, और आय को इन्होंने एक तरीके से और डिफाइन किया कि भैया इसमें क्या होता है, लागत अंतर होता है। क्या होता है, लागत अंतर। तो इनके दो जो है या कीवर्ड है, एक तो होता है कॉस्ट डिफरेंस और दूसरा होता है परचेजिंग पावर। इन्होंने क्या बताया, जल्दी से जान जाए इनके बारे में। ठीक है, इन्होंने बताया कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन इतनी मात्रा में किया जाता है जिससे उपभोक्ता यदि वह चाहे तो वस्तुओं का वह संयोग वह क्रय कर सकता है जो वह पूर्व कीमत पर क्रय कर रहा था, जो वह पूर्व कीमत पर क्रय कर रहा था। यानी आय, यहां पर भी बात किसकी बोल रहा है, आय को, आय के स्तर को इसलिए कम किया जाता है कि वह पहले के अवस्था में क्या हो जाए, पहले के अवस्था को प्राप्त करे, पहले के अवस्था को प्राप्त करे। क्या करे, पहले की अवस्था, पहले के अवस्था को वह प्राप्त करे। ठीक है, स्लट्सकी ने कहा। और ऐसा क्यों होता है, इसको उन्होंने लागत अंतर के रूप में परिभाषित किया कि आय में परिवर्तन लागत अंतर के द्वारा होता है। आय में परिवर्तन किसके अंतर्गत होता है, लागत अंतर के द्वारा होता है। इन्होंने बताया कि आय में जो परिवर्तन होता है वह वास्तव में लागत अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। किसके परिणाम स्वरूप, लागत अंतर के परिणाम स्वरूप। किसने बात किया, स्लट्सकी ने, प्रतिस्थापन प्रभाव को परिभाषित करते हुए। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इन्होंने वास्तव में किन बातों को बतलाया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इन लोगों के बारे में अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करेंगे, चूंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, वास्तव में इन्होंने बताया कि जब वस्तु की कीमत बदलती है, क्या है, जब वस्तु की कीमत बदलती है तो फलस्वरूप उपभोक्ता की क्या होगा, क्रय शक्ति भी बदलेगी। भाई वस्तु की क्या होगा, कीमत बदलती है, फलस्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में भी परिवर्तन होता है। उपभोक्ता की आय को भी क्रय शक्ति में परिवर्तन के समान बदला जाता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है, तब इन दोनों का जो परिवर्तन होता है वही यहां पर परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुदिमान वक्र में ये दोनों भी प्रभावित रूप से अपने आप को संपादित करते हैं। अच्छा, कि जो क्रय शक्ति में परिवर्तन की मात्रा वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके द्वारा पूर्व कीमत पर वस्तु की क्रय मात्रा के गुणा के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अगर एक शब्द में इनकी बातों को कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्लट्सकी के पद्धति में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन इतनी मात्रा में किया जाता है जिससे उपभोक्ता यदि वह चाहे तो वस्तुओं का संयोग इस प्रकार से कर सकता है जब वह पूर्व कीमत पर कर रहा था। यानी उसके आय में परिवर्तन हम इस तरीके से करते हैं कि संयोग वह उस तरीके से वस्तुओं का बनाए जब वह पहले की अवस्था में कर रहा था। पहले की अवस्था मतलब क्या, कि आय में परिवर्तन न होने के दशा में। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने बताया, जैसे एक एग्जांपल लें कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन पूर्व कीमत पर वस्तु एक्स की क्रय की जा रही है, मान लीजिए, मात्रा लागत तथा नई कीमत पर उसी मात्रा को लागत अंतर के रूप में समान किया जाता है।
आय को तब लागत अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? आय को लागत अंतर। इस प्रकार स्लट्सकी ने प्रतिस्थापन प्रभाव में आय में परिवर्तन लागत अंतर के बराबर किया जाता है। और हिक्स ने क्या बताया था कि आय में परिवर्तन क्षतिपूर्ति के प्रभाव को परिभाषित किया था। हिक्स ने यहां पर आय में परिवर्तन को लागत अंतर के रूप में बताया है। अब इसको ध्यानपूर्वक आप समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई उपभोक्ता वस्तु एक्स की 15 इकाई खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? वस्तु एक्स की 15 इकाई खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? वस्तु एक्स की 15 इकाई को परचेज कर रहा है भैया। अच्छा, उसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए इसकी कीमत है, 10 रुपए इसकी प्राइस है, ये इसकी क्वांटिटी है 15 इकाई, 10 रुपए इसकी प्राइस है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अब यदि वस्तु यक्स की कीमत घटकर कितना हो जाए? घटकर 8 रुपए हो जाए। क्या हो जाए? 8 रुपए हो जाए, तो जबकि दूसरी वस्तु वाई की मात्रा तथा उसकी कीमत पूर्ववत बनी रहे। चूंकि हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानना है, तो वाई का जो है इसका प्राइस और इसका क्वांटिटी, इनमें कोई भी कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं है। तब की परिस्थिति में क्या होगा? तब लागत अंतर को यदि हम दिखाएं तो लागत अंतर को हम क्या दिखाएंगे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 15। क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 15 और -8, माइनस क्या करेंगे? 8 और मल्टीप्लाई बाई 15। तब तो हमको मालूम हो जाएगा ना। देखिए 10 और 15, ये और हमारा 8 हो गया और ये 15, यानी कीमत। हमारा क्वांटिटी तो यही डिसाइड कर रहा है। तो यदि हम देखें तो 150 बटे के 15 अट्ठा 120, यहां पर क्या मिलेगा? 30 रुपए। और यही 30 रुपए हमारा क्या है? लागत का अंतर। यही 30 रुपए हमारा क्या है? लागत का अंतर। इसी को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझते हैं स्लट्सकी का प्रभाव, उन्होंने जो प्रतिस्थापन प्रभाव को बतलाया। ठीक है, स्लाइड चेंज कर ले मित्र। हाँ, देख वास्तव में इन्होंने क्या बतलाया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं एक्स, वाई और एक्स। एक्स वस्तु यहां पर है, यहां पर क्या है? वाई वस्तु। ठीक है, ये दो वस्तुएं हैं। अब हमने क्या बताया? बजट लाइन जल्दी बना लीजिए भाई। बजट लाइन, ये हमारी हुई क्या? बजट लाइन। बजट लाइन क्या है हमारा? हम जानते ही हैं कि हमारा बजट लाइन क्या होता है? पी और एल। चलो बना लिया भैया पी और एल। अब साथ में क्या कह रहा है कि जब पी और एल है तब जल्दी से बना ले। सबसे पहले हम ओ एम मात्रा, क्या हमने बनाया? ओ एम मात्रा। और मान लीजिए ये मात्रा कहां है? कुछ यूं। हाँ, ठीक है, ओ एम मात्रा ये है और यहां पे क्या है? एन। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व की जो लाइनिंग होगी वो क्या होगी? कुछ यूं होगी, आईसी कर्व, IC1। ठीक है, चलिए भैया अब इन्होंने क्या कहा है कि जब, देखिए क्या कहा कि लागत में अंतर होना चाहिए। अर्थात लागत में अंतर कैसे होगा? अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्यू के संतुलन में है। ये क्या है? क्यू के संतुलन के बिंदु पर है और ओ एम मात्रा परचेज कर रहा है, ओ एम वाई की परचेज कर रहा है। यहां तक तो सबको सही है। चलिए अब वस्तु एक्स की कीमत घटने के कारण जो है बजट रेखा क्या हो जाएगा? PL1 हो जाएगा। चलिए भाई बजट रेखा को PL1 करिए। हाँ, हो गया PL1। वस्तु एक्स की कीमत में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो जब वस्तु की एक्स की कीमत में कमी हो रहा है तो हमने क्या किया? बजट लाइन भी हमारा बढ़ जाएगा। जब हमारा PL1 हो जाएगा तब उपभोक्ता की जो वास्तविक आय होगी अथवा क्रय शक्ति यहाँ पे क्या करेगा? बढ़ जाएगा। वहां पर तो क्षतिपूर्ति कर रहा था हिक्स में, यहाँ पर क्या करेगा? क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। अच्छा, जब क्रय शक्ति बढ़ जाएगा तब क्या करेगा? उपभोक्ता की मुद्रा आय को लागत अंतर के बराबर अथवा इतनी ही मात्रा से हम घटा देंगे, जिससे कि वह दो वस्तुओं के अपने पूर्व संयोग अर्थात Q को
प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में बजट रेखा GH क्या होगा? बजट रेखा, अब एक बजट रेखा हम लेंगे जो हमारे Q से होते हुए जाएगा। एक बजट रेखा हम लेते हैं जो समानांतर भी रहेगा और Q से होते हुए जाएगा, और इसका नाम क्या है? G और H। क्या हमने नाम रखा? G और H। और यही जो लाइनिंग है GH PL के समानांतर खींची जाएगी और PG के समान, P और G के समान और H और L के समान क्या होगा? वस्तु का यह निर्धारण करेगा, अर्थात लागत अंतर को प्रभावित करेगा। ठीक है, GH और PG के समान तथा वस्तु X के रूप में L डैश और H के समान आय को उपभोक्ता से ले लिया गया है। L और H के समान यहां से उपभोक्ता को हम यहां से ले लिए, यहां से इसके आय को ले लिए, यानी ये वाला और ये वाला पार्ट हमने क्या किया? उपभोक्ता की आय से ले लिया। ठीक है, अच्छा ले लिया, आप चेंज कर लेते हैं कलर। फिर क्या कह रहा है कि जब ये ले लिया तो उस समान में अब क्या होगा? वास्तव में वह वस्तुओं के पहले संयोग Q को नहीं खरीदेगा, क्योंकि वस्तु X अब पहले से अधिक सस्ती हो जाएगी। वस्तु X क्या होगा? वह पहले से अधिक सस्ती हो जाएगी वस्तु Y के सापेक्ष। वस्तु X और Y की इन सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन उपभोक्ता को वस्तु X और Y की क्रय मात्राओं को बदलने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे क्या होगा? वह वस्तु X को Y के स्थान पर क्या करेगा? प्रयोग करेगा। परंतु स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता की गति एक समान अधिमान वक्र अर्थात IC1 हमने जो बताया IC1 पर संतुलन में होना है, क्योंकि अनुधिमान वक्र IC1 को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता। क्या? GH जिस पर कि उपभोक्ता को अब दी हुई कीमत और आय परिस्थितियों के संतुलन में होना है। तो अब क्या बात करेगा? हम बात करेंगे कि यही जो बिंदु है हमारा अर्थात H, अब ये बात कहां करेगा? ये करेगा कि अब ऐसी वस्तु हम लाएंगे जो हमारा बराबर का बातचीत करता हो। बराबर यानी ये, ठीक है, ये कुछ बराबर की बातचीत करता हो और यहां से हमारा एक लाइन और निकलेगा जिसे हम कहेंगे ये हमारा होगा IC2। ठीक है, IC2, और ये हमारा लाइन होगा क्या? यहां पर हमारा हो जाएगा भैया K, यहां पर हो जाएगा क्या? हमारा W। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी मात्रा है यह वास्तव में इसके प्रभाव को क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है। कौन? स्लट्सकी ने क्या बताया कि इसका जो यह आय प्रभाव है इसको हमने ले लिया पहले। चलो ले लिया, लेने से क्या हुआ है? वस्तु X की वस्तु क्या हुई? वस्तु X का कीमत कम हो जाएगा। तो जब वस्तु X की कीमत कम हो जाएगा तो कीमत जो है, कीमत कम होने से वस्तु Y की कीमत क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, ताकि हमको दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना है। इस तरीके से वस्तु Y की कीमत महंगी हो गई, वस्तु X की कीमत सस्ती हो गई, तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चूंकि कीमत का जो प्रभाव है वह प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में यहां पर आय के रूप में प्रतिस्थापित किया है, और आय को हमने क्या किया? लागत अंतर के माध्यम से मिनिमाइज कर दिया। और जब लागत अंतर के माध्यम से मिनिमाइज कर दिया तो हमको ये देखने को मिला कि ये जो अफेक्ट है ये वास्तव में हमारा जो स्लैंट है IC वक्र, ये दूसरे रूप में परिभाषित हो रहा है। अच्छा, इसको यदि हम और देखें तो ये जो यहां पर कट कर रहा है इसको हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, S से डिनोट कर दिए। चलो, तो उपभोक्ता वस्तु X की M के मात्रा, वस्तु X की M के मात्रा और वस्तु Y की NW मात्रा, ये मात्रा क्या करेगा? वस्तु N की M के मात्रा और वस्तु Y की M के मात्रा NW मात्रा कम खरीदेगा, यानी इसकी मात्रा अधिक खरीदेगा। चूंकि इसकी कीमत क्या है? इसकी मात्रा अधिक खरीदेगा और इसकी मात्रा इतना ही कम खरीदेगा, और यही कम और अधिक क्या करेगा? आपस में एक दूसरे को प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में प्रतिस्थापित कर देंगे। और यही स्लट्सकी ने बताया कि वास्तव में जो आय का प्रभाव है वह लागत अंतर के माध्यम से होता है, न कि क्षतिपूर्ति के अंतर के माध्यम से। तो ये किसने बताया भैया? स्लट्सकी। और यह बहुत बड़ा नाम इनका जाना जाता है। ठीक है, स्लट्सकी का नाम बहुत बड़ा जाना जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातचीत इन लोग के बारे में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें
कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या संबंध है। तो कीमत प्रभाव बराबर, ये भी स्लट्सकी ने बताया था, शायद मैंने बता दिया है कि प्राइस इफेक्ट बराबर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ये किसने डिराइव किया था, ये डिराइव किया था स्लट्सकी ने। किसने दिया था इसको, स्लट्सकी ने दिया था, ई स्लट्सकी। ठीक है, तो इसको भी आप में ध्यान रखना है। ठीक, और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करना है कि कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस इनकम प्रभाव, यानी इनकम इफेक्ट। इसमें आपको देखिए, एक बात महत्वपूर्ण और बताएं कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ही कमोबेश एक ही स्थिति में कार्य करते हैं। अर्थात अगर हम बोले कि आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव सामान्यतः समान दिशा में कार्य करते हैं और वस्तु की कीमत गिरने पर उसकी मांग मात्रा को बढ़ा देते हैं। यानी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगा तो उसकी कीमत घटेगा तो उसकी मांग मात्रा बढ़ेगा। यानी आय का प्रभाव और हमारा सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन का प्रभाव समान दिशा में कार्य करता है। ठीक है, यदि आय प्रभाव धनात्मक हो तो वस्तु की खरीद अथवा मांग मात्रा उसकी कीमत से विशेष, यदि आय प्रभाव धनात्मक हो, आय प्रभाव क्या हो, धनात्मक हो। ठीक है, यदि आय प्रभाव आपका धनात्मक होगा तब क्या, वस्तु की खरीद अथवा मांग मात्रा, यानी मांग मात्रा, वस्तु की मांग मात्रा क्या होगा, उसके कीमत के विपरीत संबंध में होगा, कीमत के विपरीत संबंध में होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा इसे। क्या है कि आय प्रभाव यदि धनात्मक हो तो मांग मात्रा, वस्तु की मांग मात्रा कीमत के विपरीत संबंध में होगा। ठीक है, अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं, कुछ लाइन लिख रहे हैं वह महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप लोग भी थोड़ा कंसीडर कीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आय प्रभाव धनात्मक अथवा शून्य होता है, यानी जब इनकम अफेक्ट क्या होगा, इनकम अफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव और जीरो, क्या होगा, पॉजिटिव और जीरो होगा, तो उस परिस्थिति में वस्तु की मांग मात्रा उसकी कीमत में परिवर्तन की विलोम दिशा में बदलती है। तो डिमांड ऑफ गुड्स क्या होगा, इनवर्सली रिलेशनशिप में होगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जब इनकम इफेक्ट प्लस होगा या जीरो होगा तो डिमांड ऑफ गुड्स क्या करेगा, इनवर्सली अफेक्ट करता है, यानी वो क्या करेगा, विलोम दिशा में बदलता है। कहां पर, डिमांड, चेंज ऑफ डिमांड, चेंज ऑफ डिमांड क्या होगा, गुड्स का इनवर्सली में बदलेगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब किसी वस्तु का आय प्रभाव ऋणात्मक हो, यानी इनकम अफेक्ट क्या हो, इनकम अफेक्ट निगेटिव हो, कैसा हो, निगेटिव हो, तथा और क्या हो, प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा क्षीण हो, यानी सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट के अफेक्ट से क्या हो, क्षीण मतलब कम हो या कमजोर हो, तो उस परिस्थिति में क्या उत्पन्न होगा, उस परिस्थिति में जो हमारा नियम कहता है वह यह कहता है
कि ऐसे में भी उसकी मांग मात्रा उसकी कीमत में परिवर्तन की विलोम दशा को बताता है, यानी डिमांड ऑफ गुड्स क्या बताएगा, इनवर्सली रिलेशन बताएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो उसने बताया वो क्या बताया, तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो उसने बताया वो बताया कि जब किसी वस्तु का आय प्रभाव क्या हो, ऋणात्मक हो, और यह प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक हो, यानी इनकम अफेक्ट क्या हो, इनकम अफेक्ट जीरो हो, और क्या हो, यह सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट से क्या हो, अधिक हो, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट से अधिक हो, यानी क्या हो, बढ़े। ऐसे स्थिति में क्या होगा, वस्तु की मांग मात्रा कीमत में परिवर्तन की दिशा में ही बदलेगी, यानी वस्तु की जो डिमांड होगा वह क्या करेगा, रिलेशन कैसा होगा, उनमें उनमें कोरिलेशन होगा। डिमांड कैसा होगा, वस्तु की दिशा में ही, मतलब उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, ये चेंज होगी। तो ये हमको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण है जो हमने बताया आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों के संबंध में। ठीक है, अब दो तीन इसमें और बताना है आपको कि एंजल कर्व क्या होता है, हालांकि मैंने बता चुका है एंजल कर्व। और इसमें एक चीज और बतानी है, जहां तक हम समझते हैं आपको, कि गिफेन का पैराडॉक्स क्या है, गिफेन का पैराडॉक्स क्या है। ठीक है, और इसमें स्लट्सकी का समीकरण क्या होता है ये भी थोड़ा आपको बता देंगे। ठीक, तो समय है, जल्दी जल्दी बात करते हैं हम लोग। गिफेन का पैराडॉक्स, रॉबर्ट गिफेन थे, इन्होंने कहा था कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु का मांग क्या होता है, मांग में भी कमी हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को उन्होंने बताया कि ऐसी वस्तु क्या होती हैं, गिफेन या फिर रॉबर्ट गिफेन के नाम पे इसका नाम पड़ा, क्या कि कोई गुड्स है, बस ध्यान देना आप लोग, गुड्स है, गुड्स के प्राइस में क्या हुई, प्राइस में क्या हुई, कमी हो गई, और इसके वजह से क्या हो गया, ड्यू टू दिस रीजन जो डिमांड है, डिमांड ऑफ गुड्स एक्स, गुड्स एक्स मान लो, एक्स की वस्तु की कीमत में क्या हुई, गुड्स एक्स है, इसके वस्तु की कीमत में क्या हुई, कमी हुई, और ड्यू टू दिस रीजन डिमांड ऑफ गुड्स क्या हुआ, ये भी कम हो गया। तो ऐसे ही प्रभाव को क्या कहेंगे हम, गिफेन का प्रभाव। और जस्ट इसी का उल्टा कि गुड्स एक्स है और इसके प्राइस में क्या हुआ, वृद्धि हो गया भैया, और ड्यू टू दिस रीजन डिमांड ऑफ गुड्स क्या हुआ, डिमांड ऑफ गुड्स एक्स क्या हुआ, इसके भी डिमांड में वृद्धि हो गई। तो ऐसे परिस्थिति को गिफेन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाता है, मगर गिफेन पैराडॉक्स जस्ट उसका रिवर्स है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड किसके लिए काम करता है, क्योंकि वहां पर सीमांत सीमांत ह्रास उपयोगिता का नियम लागू होता है, मार्शल का। ठीक है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या कहता है, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं इनमें। एंजल कर्व, एंजल कर्व, एंजल एक महानुभाव थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी भी उपभोक्ता की क्या होगी, इनकम में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, वह अपने एक्सपेंस को क्या भी करेगा, बढ़ाएगा। लाजमी सी बात है। अर्थात अगर हम देखें तो ऐसे ये कर्व अगर बात करें, यहां पे रहा क्या, सॉरी, अगर हम बात करें ऐसे एंजल कर्व के बारे में, तो एंजल कर्व ने कहा कि जैसे ही क्या होगा, किसी भी वस्तु यहां पर है और ये आय है, कि जब किसी व्यक्ति की क्या हुई, आय मान लीजिए ये है तो इतना खर्च कर रहा है, आय ये है तो इतना खर्च कर रहा है, आय बढ़ा इतना हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने बताया कि ऐसे कर्व को ये नाम दिया एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या कहा कि अगर इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब जल्दी से आ जाते हैं हम लोग स्लट्सकी के समीकरण का, जो कीमत प्रभाव का विभाजन के बारे में बातचीत करता है। ठीक है, अच्छा, एंजल कर्व का आप खुद समझिएगा कि विलासिता की वस्तुओं में, इंफीरियर गुड्स की वस्तुओं में कब किस तरीके से ये सब कर्व काम आएगा। ठीक है,
चलो भैया आप जल्दी से आ जाते हैं स्लट्सकी के समीकरण पे। कि स्लट्सकी ने अपना इक्वेशन दिया है इसने, स्लट्सकी ने। ठीक है, इसके इक्वेशन को भी हम देख लेते हैं जल्दी से। क्या कहा है वास्तव में? इन्होंने कहा है गणितीय रूप में कीमत प्रभाव को दो भाग में बांटा है। मान लीजिए वस्तु x की कीमत कम हो जाती है और y की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती हो जाएगी। वस्तु x है और वस्तु y है। x की प्राइस में क्या हुआ? ये प्राइस है, कीमत में कमी हुआ, और y की तुलना में क्या हुआ? सस्ती हुआ। तो x के द्वारा प्रतिस्थापन करेगा, y का वस्तु x के द्वारा प्रतिस्थापन करेगा, जबकि उसकी मौद्रिक आय इतना घटाया जाए कि उसकी वास्तविक आय समान रहे। वही क्या कहा? मौद्रिक आय को घटाया जाए कि उसकी वास्तविक आय क्या हो? समान रहे। मौद्रिक आय को घटाएगा तो इसका जो रियल इनकम होगा वह क्या होगा? समान रहेगा। यही तो बात इसने बताया था, और इसी को इसने अपने कर्व के अपने इक्वेशन के माध्यम से बताया था। ठीक है, चलिए अब इसने क्या बताया, इसके बातों को हम लोग इक्वेशन के माध्यम से देखें कि वस्तु x की कीमत में कमी को उसकी मांग मात्रा पर समस्त प्रभाव को इसने बोला कि जो वस्तु x की कीमत हो रही है ना भैया, ये TQX, और इधर क्या होगा? DPX, यानी D के वस्तु D के क्वांटिटी में जो परिवर्तन हो रहा है x के, वो और किसके रीजन से? प्राइस के रीजन से। इसको इसने किया जा सकता है क्या? x की कीमत में कमी। अगर हम बात करें प्राइस ऑफ गुड्स, एक्स की कीमत में कमी हो रही है यहां पे। ठीक है, इसको ये डिनोट किया इस तरीके से। दूसरी बात क्या किया? केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को और प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अगर ये डिनोट करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अगर ये डिनोट करता है, किस तरीके से डिनोट करता है आप ध्यान दीजिएगा। dx और परिवर्तन है ना, तो p और x को डिनोट करता है सम u बराबर s से। ठीक है, व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो यह क्या दर्शाता है कि वस्तु x की अपेक्षा के सस्ती हो जाने पर प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होना, जबकि उसकी वास्तविक आय क्या है? क्रय शक्ति क्या हो? स्थिर हो। यही ये सारी बात बता रहा है कि वस्तु x की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु x की जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसका आय वगैरह क्या हो? स्थिर हो। यानी मौद्रिक आय और रियल इनकम, मौद्रिक आय को कम करेगा, रियल इनकम बराबर हो जाएगा, यानी फिक्स्ड रहेगा रियल इनकम। ऐसी परिस्थिति में वो क्या कहता है कि प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ एक्स, यानी डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स, और इसके सबमिशन में फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताता है भैया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब ये काम करता है तो इस तरीके से काम करने लगता है। तब ये बताता है, ठीक है, तब ये बताता है कि मांगी गई जो मात्रा होगी इसको यह किस तरीके से बताएगा, इसको यह किस तरीके से बताएगा। जैसे यदि आय में प्रति इकाई के फलस्वरूप, यदि आय में परिवर्तन को किससे दर्शाया है? देखिए ये तो बात रही इसकी। अब आय में परिवर्तन यानी इनकम के चेंज को इसने बताया, इनकम चेंज को प्रति इकाई में इसमें बताया। प्रति इकाई में कितना हो रहा है भैया? यदि इनकम चेंज हो रहा है प्रति इकाई में, बराबर डिनोट किया इतना। ठीक है, तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में के बराबर वृद्धि होगी। यदि इतना इसमें कमी हुई तो ड्यू टू दिस रीजन वस्तु के डिमांड में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या होगा? वस्तु की डिमांड में वृद्धि हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे? पी एक्स। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा क्योंकि हम आय में परिवर्तन कर रहे हैं ना। अब आय की अपेक्षा यदि हम बात कर रहे हैं तो आई से डिनोट करते हैं, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ता की आय में 1 रुपए की, जिसका क्या अर्थ है कि उपभोक्ता की आय में 1 रुपए की वृद्धि होने से उसके द्वारा वस्तु एक्स की मांगी गई मात्रा में होने वाली वृद्धि, कि उपभोक्ता के आय में 1 रुपए से वृद्धि होने से उसके द्वारा मांगी गई वस्तु एक्स की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, ये सब बात समझ में आई। तो कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता की आय में
कितनी वृद्धि होती है, यह एक तो वस्तु की कीमत यानी POX पर डिपेंड करेगा और दूसरा खरीदी जाने वाली क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। अतः यदि हम बात करें इसके समीकरण के रूप में बातचीत करें तो इसका समीकरण किस तरीके से बन जाएगा, कुछ यूं बनेगा। इसका समीकरण आप याद कर लीजिए। हालांकि ये एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा हूं कि कुछ भी आप लोग को छोड़ू ना, इसलिए ये इसका समीकरण है और इसको हमको याद करना या फिर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है सब मैंने आपको बताया कि क्या है, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। ये बराबर ये है, आप देख ही पा रहे होगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आप देख पा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है, प्लस क्या करेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्स और पूरे पूरे सब्स्टिट्यूशन में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये कहां के रहने वाले थे स्लट्सकी, ये प्रश्न पूछ लेता है, तो ये रसिया के रहने वाले थे। यह भी आप ध्यान दीजिएगा, कहां के रहने वाले थे, रसिया के रहने वाले थे। ठीक है, अब स्लट्सकी के समीकरण के हिसाब से हमको किसी निश्चित निहितार्थ पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे वो भी जान जाएं कि स्लट्सकी का जो नियम है वास्तव में यह किन किन बातों को बताता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछता है कि प्राइस डिमांड रिलेशनशिप स्लट्सकी के द्वारा यानी कीमत मांग का संबंध क्या है, वो आप बतलाइए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो यदि कोई वस्तु सामान्य वस्तु है तो ये जो कीमत में परिवर्तन होगा वह धनात्मक होगा, यानी सामान्य वस्तु में क्या होगा, धनात्मक होगा, जिससे उसकी कीमत में कमी के फलस्वरूप वास्तविक आय में वृद्धि होने से क्या होगा, वास्तविक आय में यदि वृद्धि हो रहा है तो वस्तु की मांग मात्रा बढ़ेगी और इसलिए आय प्रभाव ऋणात्मक होगा, यानी आय प्रभाव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यदि हम बात करें वास्तविक आय में वृद्धि होने से आय प्रभाव ऋणात्मक होगा और कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, उनमें धनात्मक होगा, यानी सामान्य वस्तु है तो धनात्मक होगा। क्या क्या धनात्मक होगा भैया, ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है स्लट्सकी के द्वारा वो धनात्मक होगा, जबकि हम बात करेंगे आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। एक बात और कि वस्तु की कीमत घटने पर इस आय प्रभाव के कारण मांग मात्रा बढ़ेगी, इस तथ्य के साथ ही कीमत परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव सदा ऋणात्मक होता है। तो कीमत परिवर्तन यानी प्राइस में अगर चेंज होगा तो इसका प्रभाव क्या होता है, इसका इफेक्ट यदि हम देखते हैं तो सदैव क्या होता है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है किस पर, हमारे डिमांड पर। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, ये तो आप जानते ही हो। दूसरा प्रभाव क्या है, दूसरे प्रभाव को इन्होंने बताया कि वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ती है, से स्पष्ट है कि सामान्य वस्तु की दशा में दोनों आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही दिशा में कार्य करते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या बताया कि प्राइस अफेक्ट बराबर, मतलब क्यों इन्होंने बताया ये जानो, प्राइस इफेक्ट बराबर सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट प्लस इनकम अफेक्ट। वास्तव में इन्होंने बताने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि क्रय और डिमांड, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इन्होंने बताया और इसका रीजन इन्होंने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर का है कि हमारा अनधिमान वक्र जो है यह वास्तव में इसका प्रयोग एवं उपयोगिता हम कहां कहां करते हैं। तो इसको जल्दी से एक स्लाइड में लिख ले कि अनधिमान वक्र का प्रयोग एवं उपयोगिता, यह पूछा जाता है।
कि आईसी कर्व का हम एप्लीकेशन या फिर यूजेस कहां कहां करते हैं, या फिर इसकी यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, आईसी कर्व के प्रयोग अथवा इनके, ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं। देख, आईसी कर्व को यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं के विनिमय से परस्पर लाभ, पहला क्या होगा, म्यूचुअल एडवांटेजेस। यदि हम बात करें, जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं या आप लोग के लिए, म्यूचुअल एडवांटेजेस, म्यूचुअल एडवांटेजेस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल, ऑल म्यूचुअल एडवांटेजेस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या है वो आप लिख लो जल्दी से, कि इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज, इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहां पर भी इसका उपयोग होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहां पर भी इसका उपयोग होता है। चौथी चीज क्या है कि राशनिंग एंड इंडिपेंडेंस कर्व, राशनिंग में भी इसका कार्य होता है। आप बस ऐसे ही लिख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकम लेजर चॉइस में भी इसका इफेक्ट होता है, मैं अभी आपको हिंदी बता दूंगा, इनकम लेजर चॉइसेस। ठीक है, और इनकम लेजर्स कांस्टेंट, ये सब भी आपके लिए। हाँ, थियोरी ऑफ इंडेक्स नंबर, यहां भी इसका थियोरी ऑफ इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण हमारी आईसी इंडिफरेंसेस कर्व यानी आईसी के एप्लीकेशन या इनके यूटिलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं कि म्यूचुअल एडवांटेजेस में भी कार्य होता है, और ये सब सारी चीजें आप देख लेना। तो आज की लेक्चर से मित्र आपके आईसी कर्व की सारे एनालिसिस मैंने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण स्लट्सकी और हिक्सियन का अप्रोच है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 24 तारीख को हमारा एक सेमिनार है, उसको आप प्लीज अटेंड करिए और चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को साझा करिए। थैंक यू क्लास।